अब बेटा हम कर रहे थे अपना चैप्टर लेजिस्लेचर, विधायिका चैप्टर हमारा चल रहा था। और विधायिका में इससे पहले जब बात कर रहे थे तो हमने बात किया था, एक बार रिकलेक्ट करा देता हूं आपको, कि जो लेजिस्लेचर है, और लेजिस्लेचर मतलब पार्ले, अगर देश की बात करें तो पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के हमने बताए थे कि दो सदन होते हैं, दो हाउसेस होते हैं, और एक हो गया लोकसभा, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो एक ही बात है, और दूसरा हो गया राज्यसभा। राइट। अब हमने इससे पहले में पढ़ा था राज्यसभा के बारे में, ठीक है। और राज्यसभा के बारे में आपको दो तीन पॉइंट में याद करा देता हूं, क्या क्या पढ़ा था हमने। पहले तो बात की थी कि जो राज्यसभा है, ये मैं देश के बारे में बता रहा हूँ बेटा, आपने देश की सेंट्रल गवर्नमेंट में जो केंद्र के अंदर देयर आर दी टू हाउसेस, फर्स्ट लोकसभा, सेकंड इज राज्यसभा। फिर मैंने बताया था लोकसभा को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं। अब राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस। जो राज्यसभा है ये परमानेंट हाउस। परमानेंट किस तरह से है वो मैंने बताया था कि परमानेंट का मतलब ये है कि जैसे लोकसभा है, इट डिसॉल्व्स आफ्टर एवरी 5 इयर्स, 5 साल के बाद में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन राज्यसभा ऐसा नहीं है, इसके 2/3 मेंबर्स, 2/3 मेंबर्स टोटल, आपको पता ही है राज्यसभा में 245 है, तो 245 के 2/3 मेंबर्स रिटायर्स मतलब वो अपने पद से मुक्त हो जाते हैं, रिटायर्स आफ्टर एवरी 2 इयर्स। ठीक है, हर 2 साल बाद में 2/3 मेंबर्स इसके रिटायर हो जाते हैं। और मैंने बताया कि इसका जो कार्यकाल है, टर्म है लोकसभा का, वो 6 इयर्स है। और किस तरह से 2 साल बाद में रिटायर होते हैं वो पूरा का पूरा मैंने आपको समझाया था। और फिर हमने बात की थी कि वे लोकसभा के जो सदस्य हैं कैसे चुने जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था लोकसभा के सदस्य को चुनने का तरीका क्या है, नहीं सॉरी, राज्यसभा के मेंबर्स जो कि 245 मेंबर्स है, उनको चुना जाता है स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली से। अब ये बताया था कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे से फॉर द एग्जांपल हरियाणा है, हरियाणा की लेजिस्लेटिव के अंदर देयर आर 90 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये 90 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये जो तरीका है चुनने के लिए हमने बोला था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इससे जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। और हरियाणा जो है राज्यसभा में, हरियाणा सेट्स ओनली 5 मेंबर्स इन राज्यसभा, यानी कि हरियाणा से 5 मेंबर ही राज्यसभा में जाते हैं। और वो किस तरह से जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। और ये इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ पार्टिकुलर स्टेट, कि जिस स्टेट की ज्यादा जनसंख्या है उससे ज्यादा जो राज्यसभा के मेंबर्स चुन के जाएंगे। तो मैंने हरियाणा से बताया 5 मेंबर, ऐसे यूपी से जो है 30+ है, 33 है मेरे ख्याल में। तो ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर। और राज्यसभा को हमने बताया ही, जैसे कि आपके 2 हाउसेस हैं तो राज्यसभा का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, थोड़ा कम है लोकसभा से। पावर के मामले में राज्यसभा की शक्तियां कम है।
ठीक है ना। और कम क्यों रखा गया वो मैंने आपको बताया था कि कम रखने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि जो राज्यसभा है ये डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई नहीं होती है, इसको अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि हमने मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुना जैसे हरियाणा से, और ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। और ये इसकी संख्या से फिक्स होती है, किस स्टेट से कितने चुने जाने हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल दे रखा है, उसके हिसाब से उतनी ही संख्या में सुने जाएंगे। जितने छोटे स्टेट है लाइक गोवा, मिजोरम, मणिपुर, यहाँ से एक एक सदस्य चुने जाते हैं। फिर मैंने एक बात की थी कि ये तो हुआ भारत का सिस्टम, अगर अमेरिका के सिस्टम से इसको कंपेयर करेंगे तो अमेरिका की जो सीनेट है, जैसे यहाँ पर राज्यसभा बोला जाता है, वहां पर सीनेट बोलते हैं, तो अमेरिका की सीनेट में जो सदस्य हैं वो हर स्टेट से बराबर चुने जाते हैं। जैसे कि अमेरिका के अंदर 50 स्टेट्स हैं, तो हर मतलब 50 स्टेट से राज्यसभा के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। हमारे यहाँ पर क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ही है। हमने क्या किया हुआ, स्टेट की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में दे रखा है। यहां तक समझ में आ गया बेटा? आ गया होगा अच्छे से। अगर कहीं पर भी डाउट है तो पूछ लेना, क्योंकि ये तो मैंने आपको रिवीजन कराया जो इससे पहले हमने क्लास में बात की। अब हम बात कर लेते हैं लोकसभा के साथ ही राज्यसभा के साथ में। मैंने तो कहा कि देयर आर टू हाउसेस, दो हाउसेस है पार्लियामेंट के, सदन के, एक को लोकसभा, राज्यसभा। तो हमने तो सिर्फ पढ़ा अभी राज्यसभा के बारे में, तो इसका मतलब आपका लोकसभा को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लोकसभा। हिंदी में भी लोकसभा, इंग्लिश में भी लोकसभा ही बोलते हैं, और इसको अपर हाउस बोला जाता है, ठीक है। लोकसभा क्या है, अपर हाउस है, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब संसद, संसद का मतलब दोनों लोकसभा और राज्यसभा को मिला के संसद बनती है। अब हमने बात करना है सबसे पहले इसका लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, ठीक है ना। इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे कि लोकसभा के सदस्य चुने कैसे जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा के टोटल सदस्य पूरे भारत से कितने चुने जाते हैं, ठीक है ना। तो टोटल जो है, जो लोकसभा के अंदर जो मेंबर बैठते हैं, दीज आर 543 मेंबर्स, और ये सारे के सारे हमारे 543 मेंबर्स ये डायरेक्टली चुने जाते हैं, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली का मतलब प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष का मतलब ये हो गया कि हर those who have attained the age of 21 years, जिसको भी 21 साल की, पहले 21 साल थे, अभी 18 साल कर दिया गया, 18 साल की उम्र जिसकी भी हो जाएगी वो देश के चुनाव के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है ना। पहले 21 साल था, 89 में इसको 18 साल कर दिया गया। तो लोकसभा के लिहाज से अगर बात करें तो जैसे हरियाणा की बात करें, हरियाणा फिर इसमें भी यही है, हमने इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो दिया ही नहीं, ठीक है ना। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से हम 543 के अंदर से टोटल 10 लोकसभा के सदस्यों को चुन के भेजते हैं, 10 एमपीज। एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हरियाणा से चुने जाते हैं। और बड़े स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, वहां से 80+ है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश से 80+, ठीक है ना, लोकसभा के सदस्य। तो अगेन इट डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, कि हर स्टेट की पॉपुलेशन के आधार पे डिपेंड करेगा किस स्टेट से कितने सदस्य चुन के जाते हैं। जैसे अगर आप बात करो दिल्ली से, तो दिल्ली से 7 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर इलेक्टेड, ठीक है ना। लोकसभा के लिए 7 सदस्य दिल्ली से चुन के जाते हैं, यानी कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन स्टेट की उसके उतने ही ज्यादा सदस्य चुनकर लोकसभा के अंदर जाते हैं,
ठीक है। और फिर बात करते हैं कि चुनाव कब होते हैं। लोकसभा के चुनाव होते कब हैं? तो नॉर्मली जो है एक लोकसभा का जो टर्म होता है इट इज 5 इयर्स, ठीक है ना। लोकसभा का नॉर्मल टर्म, जिसको हिंदी में आप कार्यकाल बोलते हो, ये कार्यकाल कितना है? 5 साल है। यानी कि लोकसभा के जो चुनाव है इट कंडक्टेड आफ्टर एवरी 5 इयर्स, हर 5 साल में होते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि भाई लोकसभा के इलेक्शंस तो 5 साल में होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है, ठीक है ना। और गठबंधन में जो साथी सदस्य हैं जिनको अलायंस पार्टनर बोला जाता है, कोएलिशन पार्टनर बोला जाता है, अगर वो किसी वजह से भी रुष्ट जाए, नाराज हो जाए और अपना सपोर्ट जो एक बड़ी पार्टी को, मेजर पार्टी को दे रखा था, उस सरकार से यानी कि अपना समर्थन वापस ले ले, बोले नहीं, बोला हमको आपको समर्थन नहीं करना, किसी भी वजह से हो सकता है, तो फिर वो लोकसभा का टर्म जो 5 साल है उससे पहले लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। यहां तक समझ आ गया आपको बात? यस सर। और लोकसभा के लिए देखो, राज्यसभा में हमने आपको कहा था बेटा कि राज्यसभा का जो चुनाव है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होता है, उसको पीआर सिस्टम बोला जाता है, जो राज्यसभा की बात की थी। तो अब लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के लिए जो चुनाव का तरीका जो अपनाया जाता है वो है एफपीटीपी सिस्टम बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। और हिंदी में इसको सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को, ठीक है। यानी कि इस प्रणाली में सभी को, जो भी एज 18 साल के होते हैं सबको वोट डालने का अधिकार होता है, और पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हैं, और 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कराना इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन फिर वो उसका सारे इलेक्शन कमीशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था किस तरह से वो पूरे इलेक्शंस कंडक्ट कराता है, उसके बारे में डिटेल से हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ कि लोकसभा के चुनाव का कार्यकाल, उसको कैसे चुना जाता है, टोटल मेंबर्स कितने हैं लोकसभा के, और किस तरह से देश को पूरे को निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है, और इस तरह से लोकसभा के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है लोकसभा के चुनाव के लिए। तो हमने बताया आपको इसको, जिसको कि कहा गया ये अपना प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार के थ्रू, और एफपीटीपी सिस्टम से इसका चुनाव होता है। अब आता है क्वेश्चन कि हमने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा, मैं इसलिए हिंदी में लिख रहा हूं कि हिंदी वाले स्टूडेंट भी देखें, ठीक है ना। आपको बता ही दिया, दोनों को इंग्लिश हो या हिंदी हो दोनों में एक ही बात बोलते हैं। जब मैंने बताया कि इन दोनों को मिला के ही पार्लियामेंट बनती है, यानी कि संसद बनती है, तो अब हम देखेंगे देश की इतना इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट, यहाँ पर 543 मेंबर्स चुन के आते हैं या 245 मेंबर्स हैं, लेकिन इन 245 के अंदर से 12 मेंबर्स मैंने बताया था ये जो है डायरेक्टली नॉमिनेटेड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको नॉमिनेट करता है, ये बात तो आपको पता ही होगा। तो फिर आज हम बात करेंगे कि दोनों को, लोकसभा राज्यसभा को मिला के हम संसद या पार्लियामेंट बोलते हैं। तो संसद का काम क्या है? आखिर इतना चुनाव होता है, बहुत सारे प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, और फिर देश की पार्लियामेंट चुना जाता है। पार्लियामेंट को हम सुप्रीम बॉडी बोलते हैं कि सुप्रीम बॉडी ऑफ द कंट्री इन टर्म्स ऑफ लॉ मेकिंग,
कि देश के कानून बनाने में पार्लियामेंट जो है सबसे बड़ी एक अंग है जो देश का कानून बनाती है। ठीक है, तो इसका मतलब संसद क्या करती है। अगर आपके चैप्टर में 107 पेज पे हिंदी वाली आज मेरे पास बुक है कि संसद क्या करती है। यानी कि सीधे सीधे हमको बताना है व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर आप बात करें व्हाट आर दी फंक्शंस, आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बोलो या पार्लियामेंट बोल दो। अब जब हम बात इंडिया की कर रहे हैं तो भारत की बात करें, यानी कि ये क्वेश्चन रेज होता है कि देश की पार्लियामेंट जो है संसद का काम क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आज हम लेते हैं। मुख्य रूप से आप लोकसभा के बारे में जान ही गए, राज्यसभा का जान ही गए, तो संसद के कार्य क्या है ये भी देख लेते हैं। अब संसद का सबसे पहला काम करें, आपको बता ही दिया कि ये मैं आपको बता चुका हूं कि संसद जो है अगर कानून बनाने के मायने में बात करें तो संसद के दो हाउसेस हैं, एक को हमने लोकसभा बोला, दूसरे को राज्यसभा। मैं ये आपको बता दिया कि कानून बनाने के मामले में हर तरह से लोकसभा ज्यादा ताकतवर है, उसकी शक्तियां ज्यादा है कंपेयर करें तो राज्यसभा से। अब क्यों किया ज्यादा वो भी मैं आपको बार बार बता चुका हूं, क्योंकि लोकसभा डायरेक्टली इट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया, और हमारे यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होने की वजह से हम जो जनता ने जिनको प्रत्यक्ष रूप से चुन के भेजा रिप्रेजेंटेटिव उसको ज्यादा पावर दी गई है। ठीक है, इसलिए लोकसभा के पास में ज्यादा पावर है बजाय की राज्यसभा से। तो आज फिर देख लेते हैं लोकसभा की पावर के बारे में बात कर लेते हैं क्या क्या है। तो पहली पावर है विधायी कामकाज। कामकाज मतलब देश का मेकिंग ऑफ लेजिस्लेशन से रिलेटेड, के देश के अंदर मैंने बताया ना कि देश की सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, तो जितने भी बात करें संसद के बारे में तो पूरे देश के लिए जो कानून बनाने का काम है। देखो स्टेट्स हैं, राज्य राज्य जो लॉ बनाएंगे वो सिर्फ उस स्टेट के लिए बनाएंगे। ठीक है ना, हर राज्य अपने स्टेट के लिए बनाएंगे, वो राज्य के कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं लागू होते। ठीक है ना, ठीक है ना, इनके ऊपर लागू नहीं होंगे स्टेट के बनाए हुए, क्योंकि स्टेट को हमने पावर कम दी है सेंट्रल गवर्नमेंट की अपेक्षा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है देश की जो आपकी पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी वो सभी स्टेट के ऊपर लागू होगा। ठीक है ना, वेदर इट इज स्टेट और इवन द यूनियन टेरिटरी आल्सो, जो आपके दूसरे क्षेत्र हैं उनके ऊपर भी, यूटी के ऊपर भी उतने ही बराबर से लागू होते हैं। यानी कि सुप्रीम लॉ बॉडी, इसलिए कहा गया इसको लॉ मेकिंग बॉडी, कि देश के लिए कानून बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास है और ये सर्वोच्च संस्था है। अब ये तो आपको पता है कि देश की पार्लियामेंट जो है वो देश के लिए कानून बनाती है, लेकिन कानून बनाने की वास्तविक शक्ति के बारे में बात करो तो देखो अगर हमने बोल दिया कि मैं पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन पार्लियामेंट में क्या है आपको बताया कि पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से ही अपोजिशन में भी बैठते हैं और सरकार भी बनाते हैं। और सरकार के अंदर मैंने बताया था 272 मिनिमम होना चाहिए मेजोरिटी, और इसके अंदर से हमने बोला था 15% के इससे कम या इतना तक वो जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर अपने चूज करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब ये कैबिनेट मिनिस्टर है, केंद्रीय जो मंत्री हैं, ये देश से वास्तविक में ये कानून बनाते हैं। देखो कैसे आपको समझ में आएगा। अब कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करो, जैसे फॉरेन मिनिस्टर,
अब विदेश से रिलेटेड जितने भी पॉलिसी मेकिंग का डिसीजन है, दूसरे देशों से संबंध बनाने का, तो ये सारा का सारा विदेश मंत्रालय में आएगा, फॉरेन मिनिस्ट्री करेगी। सिमिलरली फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, तो क्या करेगा, पैसे से रिलेटेड, वित्त मंत्रालय से रिलेटेड फाइनेंस के बारे में, टैक्स लगाना, इनकम टैक्स और दूसरे बुक कई सारे के जो है, पूरा फाइनेंस से रिलेटेड रेगुलेशंस को फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है। सिमिलरली अगर बात करो इसमें इंडस्ट्रीज के बारे में, तो इंडस्ट्रीज के बारे में रेगुलेशन जो इंडस्ट्री का मिनिस्टर बनाएगा। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री बनाएगी। तो वास्तव में कहने का मतलब ये है, कहते तो हम ये हैं कि पार्लियामेंट बनाती है कानून, लेकिन उसका इनिशियल प्रोसेस जो स्टार्टिंग होती है पार्लियामेंट के कानून बनाने की प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, वो ये डिपार्टमेंट जब फाइनेंस मिनिस्ट्री, मतलब सेपरेट डिपार्टमेंट है हमारे देश में, तो सेपरेट डिपार्टमेंट अपने मिनिस्ट्री से रिलेटेड कानून को लेकर आते हैं। ये बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। हाँ, होपफुली आपको अच्छे से आना चाहिए अभी। अब ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो कानून बना दिया वो बिल्कुल फुल एंड फाइनल है। अब उसके बाद में जब ये बना लेते हैं, कानून को बना लेते हैं, देन इट विल गो टू दी लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के अंदर में जाएगा। मैंने बताया कि पार्लियामेंट के दो हाउसेस, इसको लोकसभा बोल दीजिए, इधर राज्यसभा बोल दीजिए, और दोनों से जो भी कोई कानून बनेगा वो दोनों से पास होना चाहिए। मान लो कि कोई मिनिस्ट्री लगा लो कि फॉरेन मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री वीजा से रिलेटेड कोई रूल बनाती है, दूसरे देश में जाने के लिए कोई कानून बनाती है, तो देन इट विल गो टू द लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी पहले इसको रखा जा सकता है। ठीक है ना? वो राज्यसभा में भी रख सकता है पहले, उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन, या कि इसको रखा जाएगा, तो इट विल बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से कहीं पर भी पहले रखा जा सकता है। ठीक है? और फिर मान लो कि सपोज करो कि पहले राज्यसभा में रखा गया, तो राज्यसभा में उस कानून को लेकर डिबेट डिस्कशंस होने, ठीक है ना, उस कानून के बारे में मेरिट्स डिमेरिट्स को देखा जाना है। सभी राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो उसके ऊपर अपना अपना ओपिनियन देते हैं, वो कानून को सबके समक्ष रख दिया जाता है टेबल पे। फिर देन अगर राज्यसभा से पास हो जाता है, जो भी जिस तरह का कानून है, किसी के अंदर 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल अलग अलग मेजोरिटी होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि मतलब कानून को देखा जाता है किस तरह का है, उसके हिसाब से मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है, कितने लोगों का उस कानून के फेवर में एटलीस्ट मिनिमम कितने लोगों का सपोर्ट चाहिए। फिर उसके बाद में ये लोकसभा से राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से लोकसभा जाता है। ठीक है? और लोकसभा के अंदर भी सेम प्रोसेस, उसका पहला फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, उसके ऊपर मतलब पढ़ा जाता है कानून को। मिनिस्टर है वो अपने इसके कानून के बारे में पूरा डिटेल्स में सभी के सामने अपना सरकार का जो भी है रिप्रेजेंटेशन रखेगा, और फिर उसके बाद में डिबेट डिस्कशंस होंगी। इफ द बिल इज पास फ्रॉम बोथ ऑफ द हाउस, ये दोनों से पास हो जाएगा, तो उसके बाद में मान लो इसने भी पास कर दिया, इसने भी पास कर दिया, देन इट विल गो टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना? लास्ट में प्रेसिडेंट के पास में जाता है, और प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद में इट विल बिकम द लॉ। ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? यस सर। मेरे ख्याल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कहीं भी है तो बता दीजिए। लेकिन मैंने तो बताया कि आपको कोई भी कानून हम लोकसभा राज्यसभा में कहीं पर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पहले राज्यसभा में ले आए, लोकसभा में ले आए, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन एक जगह पर ऐसा है कि मनी बिल जो है, मनी मैटर्स, लाइफ में ना मनी का बहुत ज्यादा मैटर है। मनी बिल विल ऑलवेज बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा फर्स्ट। ठीक है ना? ये याद रहेगा।
Yes, sir. यानी कि पैसा से रिलेटेड, जो धन से रिलेटेड विधेयक है, विधेयक मैंने बताया जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं होते तब तक उसको विधेयक बोला जाता है। इट विल बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा फर्स्ट, देन इट विल गो टू द राज्यसभा। और एक और मैं आपको बता देता हूं, राज्यसभा की जो पावर है ना, बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, कोई भी बिल को लेकर, ठीक है ना। अगर सपोज करो कि मनी बिल को ही लेकर बात कर लेते, तो मनी बिल को लेकर राज्यसभा ओनली उसके ऊपर कुछ भी करे, डिबेट करे, डिस्कशन करे मनी बिल के बारे में, उसकी ज्यादा पावर ही नहीं है। इट कैन ओनली डिले इट बाय 14 डेज, ठीक है ना। लोकसभा ने अगर पास कर दिया, राज्यसभा के पास में जाएगा जरूर वो मनी रिलेटेड बिल, लेकिन राज्यसभा अगर उस बिल को पास नहीं करती है, तो अगर 14 दिन के अंदर पास नहीं किया तो उसको पास ही माना जाएगा, उस बिल को सीधा प्रेसिडेंट के पास नहीं दिया जाएगा। ये बात भी समझ में आ गया? Yes, sir. अब क्या बात समझ में आ गई? अब ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि जो हम तो शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, लोकसभा के अंदर विधायक मतलब लोकसभा की पूरी की हमने पार्लियामेंट की पावर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी लोकसभा की पावर कितनी ज्यादा है वो दिखा दिया, राज्यसभा की पावर क्यों कम है वो दिखा दिया, और कितनी कम है वो बात आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा काम करती है। दूसरा है आपका कार्यपालिका पर नियंत्रण और उसका उत्तरदायित्व निश्चित करना। जो पार्लियामेंट के फंक्शंस को देख रहे हैं ना हम बेटा, व्हाट आर दी पावर्स या फंक्शंस क्या है पार्लियामेंट के, तो पार्लियामेंट का दूसरा पावर में है कि ये क्या करती है, कार्यपालिका के ऊपर पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। अब ये क्या है, एग्जीक्यूटिव्स और उनका जो उत्तरदायित्व निश्चित करना, यानी कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है पार्लियामेंट। कार्यपालिका क्या है वो बहुत बार बता चुका हूं, फिर बता देंगे। कार्यपालिका पर नियंत्रण का काम ही करती है। किस तरह से नियंत्रण करती है? मैंने तो आपको बताया कि हमारे देश के अंदर जो मेन ऑर्गन्स है, 3 पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी है, उसमें एक तो हमने बताया लेजिस्लेटिव, दूसरा हमने बताया एग्जीक्यूटिव, और थर्ड बताया आपको जुडिशियल, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, ताकि कोई अपने आप को शक्तिशाली ना समझे, ऐसा नहीं है। जो जैसे अब यहां पर अगर हम बात करेंगे ना, तो लेजिस्लेटिव का मतलब पार्लियामेंट, ठीक है ना, विधायिका का मतलब देश की जब बात करेंगे पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव की जब बात करेंगे तो जो गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्टर्स है उनको एग्जीक्यूटिव समझ लीजिए आप थोड़ी देर के लिए। वैसे तो मैंने आपको बताया परमानेंट एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में जितने भी मिनिस्टर्स हैं, इनको आप सोचो कि दे ऑल आर एग्जीक्यूटिव्स। ये बात समझ में आ गई? जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर में कैबिनेट मिनिस्टर्स, दे ऑल आर कॉल्ड या कंसीडर्ड एग्जीक्यूटिव्स। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब ये जो एग्जीक्यूटिव्स है, इनके ऊपर ये पार्लियामेंट कंट्रोल रखती है। कंट्रोल रखने का मतलब कि भाई ये अपनी मनमानी ना करे, उसको देखती है। वो कैसे देखती है मैंने बता दिया कि कोई भी कानून बना के लाएगी, ये एग्जीक्यूटिव्स बना के लाएंगे। मैंने बोला ना, हर मिनिस्टर, जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री से रिलेटेड फॉरेन मिनिस्टर बनाएगा कानून, फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड वित्त मंत्रालय से वित्त मंत्री बनाएगा। तो वो कानून जो बना के लाया
अब ये तो अपनी मर्जी से कुछ भी बना देंगे, लेकिन ऐसा प्रोविजन किया है इन कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई ये जो कानून ये बना के लाए वो पार्लियामेंट के अंदर जाए। पार्लियामेंट के अंदर मैंने बता दिया लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है ना, राज्यसभा है। और राज्यसभा के अंदर इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, रखा जाएगा, और रखने के बाद में दोनों से पास होना चाहिए। तो यानी कि जो सरकार जो बना के लेके आएगी उसकी समीक्षा करेगी, उसको चेक करेंगे लोकसभा राज्यसभा, वेदर ये जो बनाया गया है वो ठीक है या इसके अंदर कुछ डिलीट करने की जरूरत है या कुछ ऐड करने की जरूरत है या कुछ प्रोविजन को कुछ चेंज करने की जरूरत है, अमेंडमेंट करने की जरूरत है। वो पूरा का पूरा कानून बनाया हुआ जो कैबिनेट ने बनाया, एग्जीक्यूटिव ने बनाया, उसके ऊपर इस तरह से कंट्रोल करती है। ये बात समझ में आ गया होगा वो कोई? यस सर। तो ये वित्तीय कार्य भी करती है, जो संसद है वित्तीय कार्य करती है। वित्तीय कार्य मतलब फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन तो मैंने बता ही दिया संसद का क्या है। अब आपको सिर्फ याद दिलाना है कि पार्लियामेंट किस तरह से वित्तीय कार्य करती है। वित्तीय कार्य का मतलब, जब भाई मैंने बता ही दिया, अगर सरकार को कोई भी पैसा खर्च करना है, ठीक है ना, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है समझ लो, तो देश का जो बजट बनाते हैं, हर साल में बजट इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट के अंदर। तो बजट का मतलब यही है कि टोटल पिछले साल में सरकार को टोटल सारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर से टोटल इनकम, पूरे देश से इनकम कितना हुआ, उसी को ही आप बजट समझ लीजिए, ठीक है ना, मोटे तौर पे, क्योंकि हम आपको बिजनेस स्टाइल तो नहीं करा रहे। तो वो जो इनकम हुई, अब उसको अगले साल में सोचो कि 2021 के जनवरी में हम देखते हैं कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 अप्रैल 2021 तक, ठीक है ना, जितना भी टोटल इनकम हुई, और उसको अगले साल में 2021 में किस तरह से खर्च करना है, कहां कहां पर खर्च किया जाएगा, तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करेगी, वो पूरा का पूरा अपना बजट तैयार करके इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर में जाके रखा जाएगा और पार्लियामेंट उस बजट को पास करती है, फिर देश में वो बजट लागू हो जाता है। अब पास कैसे करती है मैंने बता दिया, दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के अंदर में जाएगा, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, वहां से पास होने के बाद में वो पास माना जाएगा। और आपको बता दिया राज्यसभा के पास में मनी बिल से रिलेटेड ज्यादा नहीं है पावर। तो वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल इश्यूज, यानी कि देश के अंदर अगर कोई मिनिस्टर्स हैं, डेमोक्रेसी के अंदर कुछ भी पैसा खर्च करना है, कोई टैक्स लगाना है पब्लिक के ऊपर, वो सारे के सारे काम तभी होंगे जब सरकार, गवर्नमेंट अपने उसका परमिशन, सोचो कि वो पास हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा से, तब ही वो देश में लागू होगा। फाइनेंशियल इश्यू से रिलेटेड वित्तीय कार्य यही है कि देश के अंदर जो भी पैसा है पूरा, आप कहीं से भी जो देश के अंदर सरकार के पास में टोटल इनकम हुई है उसको कैसे खर्चा करना है, वो पूरा पार्लियामेंट से पास होने के बाद ही। ये बात समझ में आ गई वित्तीय कार्य क्या है? यस सर। फिर आपको है रिप्रेजेंटेशन का भी काम है पार्लियामेंट का। रिप्रेजेंटेशन वाला संसद के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समूह में अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व। भाई पार्लियामेंट के अंदर देखो, प्रतिनिधित्व का मतलब है वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। पार्लियामेंट के 543 मेंबर्स हैं। पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर 543 है, राज्यसभा के अंदर 245 है। तो ये पूरे देश से चुन के आए ना, ये भी इसी तरह से पूरे देश की लेजिस्लेटिव असेंबली से चुन के आया है, यूपी से चुन के आया, तो ये पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है ना, पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
यानी कि जिम्मेवारी इनके पास में काफी बड़ी है। तो पार्लियामेंट के अंदर जब पूरे देश को है तो ये सारे सोशल ग्रुप्स को भी करते हैं, सोशल ग्रुप्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, ठीक है, कल्चरल ग्रुप को भी कर रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज को भी देखते हैं, यानी कि देश के लोगों की सब तरह के इश्यूज का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में होता है। तो ये एक प्रतिनिधित्व है। दूसरा है डिबेट और डिस्कशन का, ये एक जगह है जहां पर नेक्स्ट में बात कर रहा हूं। ये तो हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड। और दूसरा हो गया पार्लियामेंट आपका डिबेट एंड डिस्कशन करने की जगह है, कि पार्लियामेंट के अंदर ही हम क्या करते हैं, सभी मामलों के ऊपर, किसी भी मैटर के ऊपर डिबेट, ठीक है ना, डिस्कशन और प्रोटेस्ट। शुरू में पढ़ा था आपने, याद होगा आपको, वॉकआउट्स, यानी कि किसी भी मैटर को लेकर बहस करनी है, वो उसके लिए ये सबसे बड़ा मंच है। और अपने विचार को रखने के लिए किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब कंट्रोल है लेकिन अपनी बातें कह सकते हैं। जैसे लोकसभा के अंदर स्पीकर है, स्पीकर टाइम देगा सभी को बोलने के लिए, ठीक है ना, लेकिन बातें सुनी जाएगी, हर पार्टी की सुनी जाएगी, सोशल ग्रुप्स की भी, कल्चरल ग्रुप्स की भी, सबकी बातें यहाँ पर सुनी जाएगी। तो किसी भी मुद्दे को, मान लो आज पार्लियामेंट चल रही है और आज कहीं फ्लड की सिचुएशन बनी है या अर्थक्वेक है, तो सीधा का सीधा पार्लियामेंट उस इश्यू के ऊपर डिस्कशन, डिबेट वगैरह किया जा सकता है, ताकि उसको कैसे हम उस समस्या से बाहर आए। ये बात पता लग गया आपको कि डिबेट और डिस्कशन का ये एक सबसे बड़ा मंच है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट की, संवैधानिक कार्य। संवैधानिक कार्य के मतलब ये हुआ कि जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी तरह का भी अमेंडमेंट करना है, ठीक है ना, कोई भी बदलाव करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना है, तो उसके लिए हमें दोनों सदनों के अंदर, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों सदन से ऐसा प्रपोजल पास होना चाहिए। तो इसमें मैंने बोला कि प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों उसमें स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अब स्पेशल मेजोरिटी पढ़ी नहीं है आपने तो कोई नहीं, आगे आएगा तो बताइए, अभी नहीं। यानी कि विशेष बहुमत के साथ में, विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। और यही आपका एक निर्वाचन संबंधी कार्य भी करता है, इलेक्शन से रिलेटेड भी काम करता है पार्लियामेंट ही देश के अंदर। निर्वाचन से रिलेटेड हम संसद के कार्य पढ़ रहे हैं कि संसद काम क्या करती है, हमने चुन के भेजा। तो ये मैंने बताया ना, जो राज्यसभा और के जो सदस्य चुने जाते हैं या फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, उसके चुनाव में हिस्सा लेते हैं। आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के, यानी कि पार्लियामेंट के राज्यसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य, ये दोनों को देना प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इनको चुनना है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट डालते हैं। तो यह तो हो गया निर्वाचन संबंधी कार्य। समझ गए ना, निर्वाचन संबंधी क्या कार्य है, इलेक्शन से रिलेटेड क्या फंक्शन है। अब लास्ट आ जाता है जुडिशियल फंक्शन, न्यायिक कार्य क्या है, ठीक है ना, न्यायिक कार्य लिख देते हैं, जुडिशियल फंक्शंस की भी बात कर लेते हैं।
कौन सा न्याय करते हैं क्या संसद के अंदर? तो यस, किस तरह का न्याय करते हैं? जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, आपके जजेस हैं, इनको गवर्नर्स हैं, इनको न्यायाधीश है, गवर्नर्स हैं, इनको हटाने के लिए बहुत सारे हैं और भी, आपका सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनको हटाना, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, संवैधानिक पद है, उस पे बैठे हुए, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, इनको पद से हटाए जाने का जो काम है वो भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए, ठीक है ना। फिर राष्ट्रपति के पास में जाएगा, राष्ट्रपति जब उसके ऊपर तैयार हो जाता है तो वो सिग्नेचर हो जाता है, तो उसके बाद में उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यानी कि सोचो कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उसके ऊपर इस तरह के चार्जेस लगते हैं कि भाई ये अपना पद के हिसाब से कार्य नहीं कर रहा है, ये इसका पद इतना कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, ये उसके लिए इसका मतलब कैपेबिलिटी नहीं है, उसके योग्य नहीं है पद के लिए, तो अयोग्य करार दिए जाने पर, या फिर जजेस जो हैं हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके ऊपर किसी तरह का करप्शन के चार्जेस लगने के ऊपर, तो उसके ऊपर डिस्कशंस, डिबेट करना और उनको देखो, न्याय करना काम किसका है? वैसे देखा जाए तो न्यायपालिका का है, लेकिन इन लोगों को हटाने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब न्याय ही तो कर रहे हैं, इनको अपने पद से हटाया जाना, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिखता है, तो वो सारा काम भी, हालांकि उसका बड़ा डिफिकल्ट सा प्रोसेस है, वो भी काम देश की पार्लियामेंट करती है। तो ये बात आज पूरा का पूरा आपको ये समझ में आ गया होगा। दो चीजें हमने करी, एक तो पिछले चैप्टर, पिछला जो क्लास लिया था उसको रिवीजन किया राज्यसभा के बारे में, फिर लोकसभा का किस तरह से चुनाव होता है उसमें रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड बात की, फिर उसके बाद में राज्यसभा के फंक्शंस को हमने देखा कि राज्यसभा के कार्य क्या है, उसमें विधायी कामकाज देखा, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, वित्तीय कार्य, प्रतिनिधित्व कार्य, बहस का मंच, संवैधानिक कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, न्यायिक कार्य, ये हमने बात किया कि क्या क्या संसद काम करती है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। यस सर। तो आज इसके जो नोट्स हैं, फिर मेरे पास में हिंदी वाली तो है, कल मैं गया भी था स्कूल, रह गया, इसके हिंदी के नोट्स में डाल दूंगा, तुम्हारे पास में सेम है, ये जो लिखे हैं इनको ही आप सीधे के सीधे उतार सकते हो अपने फेयर नोटबुक में, ठीक है ना। रजिस्टर के अंदर सारे के सारे नोट्स यही, बस संसद का व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट लिखना है, क्वेश्चंस, और उसके अंदर में आपने सारे के सारे फंक्शंस लिख देने जो दे रखे हैं, विधायी कामकाज, जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस, फिर आपको कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स, और फिर उसके बाद में फाइनेंशियल फंक्शंस, रिप्रेजेंटेशंस, डिबेट से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस, इलेक्शन फंक्शंस एंड जुडिशियल फंक्शंस। समझ में आ गया बेटा? सर लेकिन अभी तक भी आपने मेरे को नोट्स नहीं भेजे, सबसे बड़ा दुख की बात है, नहीं भेजे ना। सर भेज देंगे। इसका काम कौन करेगा बेटा? सर तो सारे बच्चों का नहीं कर सकते, क्योंकि 90 बच्चे नाइन्थ क्लास में हैं, उसके बाद में तुम्हारे भी 10-12 तो होंगे ही, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, और इसके बाद में 30 बच्चे मेरे पास में 12th में है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि सर सबका लिख दे, तो ये तो काम आपको ही करना होगा ना। बात सही है कि नहीं? चलो, टाइम क्या हो गया? मैसेज कर दो, मैसेज, क्या टाइम हो गया सुशील? ठीक है, अभी खत्म करते हैं, मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, मैंने ज्यादा हो गया, बता दिया करो मेरे को।